हेलो एवरीवन, एजू रॉकेट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ये DSSB स्पेशल साइकोलॉजी की एक सुपर MCQ के नाम से सीरीज स्टार्ट की गई है, जिसमें PRT, TGT और PGT लेवल के साइको के क्वेश्चन और चाइल्ड पेडागोजी के क्वेश्चन होंगे। तो फ्रेंड्स, इसको ज़रूर देखें, ये आपके बहुत काम आने वाली है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व है। इस बात को ध्यान में रखें, जो अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। मतलब इस बात को ध्यान में रखते हुए अध्यापक को कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। पहला, कार्य के लक्ष्यों को स्पष्ट करना। दूसरा, शिक्षार्थी को सामाजिक कार्यों में भाग लेने के अवसर प्रदान करना। इनामों का प्रलोभन देकर बालकों में प्रतिद्वंद्विता पैदा करना। बालकों को अपने कार्य में सफल होने का अवसर प्रदान करना। तो फ्रेंड्स, पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है। इनामों का प्रलोभन नहीं देना चाहिए, इससे बच्चे आपस में कॉम्पीट करने लगते हैं। तो यही आंसर हमारा होना चाहिए। नेक्स्ट, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि कौन सी है? मोंटेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि या फिर ऑल? तो मोंटेसरी भी बच्चों के लिए है, खेल भी बच्चों के लिए है और किंडरगार्टन भी शैशवावस्था में ही बच्चों के लिए है। तो इसमें आंसर आएगा उपयुक्त सभी। तुम मुझे कोई भी बालक दे दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये स्टेटमेंट किसने कही है? मैकडूगल, कॉहलर, वॉटसन या पावलोव? तो ये आंसर आएगा वॉटसन ने। नेक्स्ट, प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? प्रबल मीन्स स्ट्रांग होता है। संबंधन, जिज्ञासा, आक्रामकता या उपलब्धि? प्रगतिशील परिवार यानी कि प्रोग्रेसिव जो फैमिलीज होती है उसमें, तो वहाँ पे उपलब्धि आंसर आएगा, अचीवमेंट। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? असामान्य मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, आर्थिक मनोविज्ञान या खेल मनोविज्ञान? तो इसका आएगा आर्थिक मनोविज्ञान। बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है या उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर आएगा गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है। बच्चे को देखा जाता है कि हर स्टेज पर वो कैसे उसकी डेवलपमेंट हो रही है, क्या उसमें चेंजेस आ रहे हैं, तो हर चीज़ उसमें नोटिस किया जाता है। ये चाइल्ड डेवलपमेंट में ऐसे ही होता है। नेक्स्ट, इन निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है? जॉन डीवी, वॉटसन, CH हल या स्किनर? तो इसमें आंसर आएगा जॉन डीवी। क्वेश्चन नंबर 88, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा डैश का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। तो फ्रेंड्स, ये लर्निंग डिसेबिलिटी का क्वेश्चन है, जिसमें आपको ये रीडिंग प्रॉब्लम, किसी को भी पढ़ने में या उसको समझने में कोई भी दिक्कत होती है तो उसको हम बोलते हैं डिसलेक्सिया। जिसको रीडिंग में डिफ़िकल्टी होती है वो होता है डिसलेक्सिया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। उसके बाद देखिए लेखन क्षमता, जब भी किसी को लिखने में दिक्कत होती है तो वो होता है डिसग्राफिया। ग्राफिया, आप डिस लगा दीजिएगा आगे। अगर उसके बाद कोई भी गणितीय अक्षमता, देखिए थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, अगर किसी को गणित में होती है तो वो होता है डिसकैलकुलिया। कैलकुलेशन से निकला है ये कैलकुलिया। अगर उसके बाद गति समन्वय अक्षमता है तो होता है डिस्प्रेक्सिया। ये जो यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है डिस्प्रेक्सिया, ये होता है मोटर स्किल प्रॉब्लम से रिलेटेड, जिसमें लिखना, बोलना, पढ़ना, मतलब कोऑर्डिनेशन आ जाता है मूवमेंट का। जैसे बच्चा पेंसिल नहीं पकड़ सकता तो उसको डिस्प्रेक्सिया की दिक्कत है। गतिक कौशल, तो ये इसमें आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 89, निम्न में से शिक्षा मनोविज्ञान किसमें उपयोगी नहीं है? शिक्षा मनोविज्ञान मतलब एजुकेशनल साइकोलॉजी बालकों की मानसिक अस्वस्थता का पता लगाने में, शिक्षण विधियों के चयन में, छात्रों को अभिप्रेरित करने में या पशुओं के प्रयोग में? किस में नहीं है? तो ऑब्वियस है ऑप्शन डी जो है वही हमारा राइट होगा कि पशुओं के प्रयोग में। अब चलते हैं नेक्स्ट। सामूहिक अचेतन का संपर्क, अनकॉन्शियसनेस,
ग्रुप में अनकॉन्शियसनेस का जो कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया है? पावलोव, स्किनर, फ्रायड या युंग? तो ये दिया गया है युंग के द्वारा। ये आप क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पे मैच दिए हुए हैं, सूची 1 को सूची 2 से हमें सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए कोड में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स, पहला है जॉन डीवी, टिचनर, कॉफका, वॉटसन। देखिए, वॉटसन तो व्यवहारवाद से है, ये सबको पता है कि वॉटसन बिहेवियरिज्म से है रिलेटेड। उसके बाद जो कॉफका है वो है गेस्टाल्टवादी, कॉफका गेस्टाल्टवादी है। बचा टिचनर और संरचनावाद। टिचनर हमने उसमें स्ट्रक्चरलिज्म में पढ़ा था टिचनर को, तो ये इससे जुड़ेगा। बाकी एक जॉन डीवी फिर कृत्यवाद से होगा। तो ऑप्शन इसका कौन सा राइट है? वो है डी, स ब अ द। तो यही है फ्रेंड्स, पहला स, दूसरा टिचनर का ब और फिर कॉफका का अ और वॉटसन का द। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से कौन सा एक विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास का सिद्धांत, पहला ऑप्शन है विकास संशोधन योग्य होता है, विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, विकास जीवन पर्यंत होता है, या विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। तो इसका अगर हम आंसर देखेंगे तो वो यहाँ पे गलत दिया हुआ है फ्रेंड्स। इसमें ये आंसर होना चाहिए केवल वाला। जहाँ पे भी केवल आ जाए, ओनली दिस, तो वो आंसर ऑलमोस्ट वही होता है। नेक्स्ट चलते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे है? शिक्षक से, शिक्षण से, कक्ष वातावरण से, या विद्यार्थी से? तो इन सब से ही हमारा शिक्षा का मनोविज्ञान का संबंधित होता है, जिसमें शिक्षक टीचर भी है, जो हम टीचिंग अपनी यूज़ करते हैं वो भी है, शिक्षण भी है, और जो हमारा एनवायरनमेंट है वो भी, और स्टूडेंट तो मेन होता ही है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में भी। नेक्स्ट है, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? पुस्तकों से उत्तरों को लिखने पर बल देना, समूह गतिविधि की बजाय व्यक्तिक अधिगम पर ध्यान देना, विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना, या प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हमें एग्ज़ाम में सारे ही ऑप्शन राइट लगते हैं, बट वी हैव टू चूज़ द बेस्ट वन। तो जो भी आपको बेस्ट लगे आप उसको वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर है वो होगा प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। इंडिविजुअल अटेंशन हर बच्चे को दी जानी चाहिए, यही टीचर का फर्स्ट जो है प्रायोरिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट 95, शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहारवादियों का सबसे बड़ा योगदान क्या है? तो व्यवहारवादियों का योगदान आत्मनिरीक्षण, या आत्मनिरीक्षण व्यवहारवादियों ने नहीं दिया, तो सभी तो आएगा ही नहीं। वस्तुनिष्ठता और पाठ्यक्रम, तो वस्तुनिष्ठता यहाँ का सही आंसर होगा, जिसे आई थिंक ऑब्जेक्टिविटी बोलते हैं। और वस्तुनिष्ठता से यहाँ पे मतलब है कि किसी चीज़ का पर्पस होना चाहिए, एम होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव, तो यहाँ पे ये आंसर आएगा बी। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अधिगम में डैश ने प्रभाव का नियम दिया है। तो ये जो थॉर्नडाइक के 3 नियम थे, ऑप्शन देखिए पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक, वॉटसन। तो जो थॉर्नडाइक के 3 नियम थे उसी में से एक था प्रभाव का नियम, तो इसका आंसर सी होना चाहिए। कौन सा युग्म सीखने में पुनर्बलन को महत्वपूर्ण नहीं मानता? कौन सा युग्म, मतलब ये पेयर दिए रखे हैं, स्किनर और हल, टॉलमैन गुथरी, हल और गुथरी, या फिर सभी? तो इसका आंसर है टॉलमैन और गुथरी। टॉलमैन कैसे है? तो पहले टॉलमैन की बात करते हैं। टॉलमैन ने एडवर्ड टॉलमैन थ्योरी, मतलब इसका पूरा नाम है एडवर्ड टॉलमैन। इसने जो मेन हमने लेटेंट थ्योरी अभी पढ़ी थी, साइन लैंग्वेज वाली थ्योरी, जिसे हिडन लर्निंग भी कहते हैं, ये टॉलमैन के द्वारा दी गई है। इन्होंने मेनली कहा हुआ है कि सीखने के लिए रीइंफोर्समेंट को ज़रूरी नहीं समझा जाता, पुनर्बलन को ज़रूरी नहीं समझा जाता, और कहा है कि सीखते समय जो है एक्टिव लर्नर होना बहुत ज़रूरी है, ना कि पैसिव। अगर हम यही बात करें गुथरी की, तो गुथरी का मानना ये है कि एक जो बच्चा है, जैसे सीखने के लिए व्यक्ति को बार बार प्रयास करने की ज़रूरत नहीं होती, यानी पुनर्बलन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अगर वह सीखना चाहे तो वो एक ही प्रयास में सीख जाता है। अगर मान लीजिए कोई बच्चे ने 100 अटैम्प्ट किए, तो उसने सीखना, उसके बाद उसको करना आ गया काम, तो इसका मतलब उसने 100वें अटैम्प्ट में अपने सीखा है, और जो 99 प्रयास उसके पहले वाले थे वो बिल्कुल इनवैलिड हो जाते हैं। तो इसने वन ट्रायल थ्योरी, यानी कि एक खराब प्रयास वाली थ्योरी दी है गुथरी ने। और इसके गुथरी की अगर हम बात करें तो इन्होंने समीपता का सिद्धांत, सामीप्य का सिद्धांत, ये सब एक ही उसका है। सब्स्टिट्यूशन थ्योरी,
सब्स्टिट्यूशन थ्योरी, कॉन्टिग्विटी थ्योरी और नॉन रीइंफोर्समेंट थ्योरी। ये सारी गुथरी की थ्योरी के बारे में ही बताया जा रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी टैट का विकास डैश के द्वारा किया गया। तो फ्रेंड्स, ये मेजरमेंट ऑफ पर्सनालिटी है जिसमें 2 टाइप होते हैं, प्रोजेक्टिव और नॉन प्रोजेक्टिव। नॉन प्रोजेक्टिव के अंदर आते हैं ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और साइको एनालिसिस। तो ये प्रोजेक्टिव मेथड के अंदर जो हमारी टाइप है टैट, ये उसके अंदर आती है। टैट की फुल फॉर्म होती है थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट, जिसे हिंदी में प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण बोला जाता है। ये व्यक्तिगत भी होता है और सामूहिक भी होता है, जिसे मॉर्गन और मुर्रे ने दिया है 1935 में। इसमें टोटल 31 पिक्चर्स होती हैं, जिसमें से 30 पर तो चित्र बने होते हैं और एक जो होता है वो खाली होता है। खाली जो होता है वो 16वां होता है और चित्रों में मेल और फीमेल दोनों की ही पिक्चर्स बनी होती है। और अब की बात अगर हम करें, 10वीं जो पिक्चर्स है वो हटा दी गई है, तो अब 31 ना होकर हमारे ये 30 रह गए हैं। कम से कम 20 चित्रों वाले कार्डों को देखकर एक कहानी लिखवाई जाती है और 14 वर्ष से अधिक वर्गों के लिए ये सर्वश्रेष्ठ होते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा विकास परिणाम होता है किसका? व्याकरण में प्रशिक्षण का, अनुकरण एवं पुनर्बलन का, अंतर्निहित योग्यताओं का या परिपक्वता का? तो उत्तर दे रखा है अनुकरण और पुनर्बलन का, यानी कि अनुकरण यानी इमिटेशन और पुनर्बलन यानी रीइंफोर्समेंट का। तो इन्होंने तो मेन कहा ही है कि बच्चे जो हैं भाषा जो है अनुकरण और पुनर्बलन द्वारा सीखते हैं और पुनर्बलन द्वारा ही उनकी अनुक्रिया बढ़ती है। इसके बारे में भी हम पहले बात कर चुके हैं, जिन्होंने 2 महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए थे, प्रोग्राम सीखना और भाषा विकास का सिद्धांत। भाषा विकास का सिद्धांत तो हमने बात कर ली, और जो प्रोग्राम सीखना था इसमें मंद बुद्धि वाले बच्चों के लिए एक पार्ट को छोटे छोटे अंशों में तोड़ दिया जाता है और जिसे हम उन अंशों को फ्रेम के नाम से जानते हैं, और बाद में उन्हीं फ्रेम को बच्चों के सामने एक एक करके लाया जाता है और उनसे कुछ प्रश्न पूछा जाता है और बच्चों को अपना आंसर उसमें लिखना होता है। फिर एक मशीन द्वारा उनको आंसर दिखाया जाता है। यदि आंसर ठीक होता है तो बच्चे को एक रीइंफोर्समेंट मिलता है। तो रीइंफोर्समेंट की यहाँ बात हो गई। और दूसरा ये है कि अगर उनका आंसर गलत भी होगा तो भी उनको सही आंसर बताया जाएगा, जिससे भी बच्चे कोशिश करते हैं कि अगली बार ठीक आंसर दें, और इसी से बच्चे जो हैं अपनी अपनी स्पीड से हर चीज़ को आसानी से सीख पाते हैं। और स्किनर के अनुसार अगर भाषा देखी जाए तो बच्चा सबसे पहले माता पिता का अनुकरण करके ही भाषा को सीखता है, उनको इमिटेट करके ही सीखता है। तो यहाँ दोनों जो पॉइंट हैं अनुकरण और पुनर्बलन वो स्किनर के द्वारा यूज़ किए गए हैं। लास्ट क्वेश्चन है, शब्द समान तत्व निम्न से गहन संबंध रखता है? समान परीक्षा प्रश्न, सहयोगियों से ईर्ष्या, अधिगम स्थानांतरण या समूह निर्देशन? तो यहाँ पे आंसर आएगा फ्रेंड्स समूह निर्देशन। तो ये आज की वीडियो थी फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और इसे शेयर ज़रूर करें, और भी अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।